नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव एडिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने आपके लिए कई महीनों से एक विशेष सीरीज़, एक विशेष श्रृंखला शुरू की हुई है और श्रृंखला का नाम है अनुवाद। यानी कि अनुवाद के माध्यम से आप जान सकते हैं कि कैसे आप भाषा को समझ सकते हैं, उसे परख सकते हैं और विभिन्न भाषाओं में एक तरीके से अपनी पकड़ प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, बताना चाहेंगे इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे भाषा विज्ञान और अनुवाद के बारे में, और बताना चाहेंगे कि इस लेक्चर के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पीसी टंडन। डॉक्टर पीसी टंडन इस कोर्स यानी कि अनुवाद के संचालक भी हैं और बताना चाहेंगे कि ये दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में बतौर प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर पीसी टंडन का, और भाषा विज्ञान और अनुवाद इसमें अपनी समझ और बढ़ाने की कोशिश करते हैं इनके माध्यम से। डॉक्टर टंडन, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार मित्रों। अनुवाद पाठ्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत हम भिन्न भिन्न विषयों पर अनुवाद की जो अलग अलग दिशाएं हैं, आयाम हैं, शाखाएं हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और आज हम एक महत्वपूर्ण पक्ष पर विमर्श करेंगे जो कि भाषा विज्ञान और अनुवाद के अंतः संबंध को हमारे सामने स्पष्ट करेगा। हम जानते हैं कि भाषा के जो अनुप्रयोग परक आयाम हैं, जिनको हम एप्लीकेशन ओरिएंटेड फील्ड्स कहते हैं, उसमें अनुवाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा का जो एप्लीकेशन है, भाषा का जो व्यावहारिक रूप है, उसको हम जो अलग अलग क्षेत्रों में जब ले जाते हैं तो उसमें अनुवाद की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी साहित्य से इतर क्षेत्रों में जो जीवन यापन संबंधी क्षेत्र हैं, जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति से आगे बढ़ाने वाले क्षेत्र हैं, जैसे विज्ञान एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, या तकनीक और प्रौद्योगिकी एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसी तरह से जो दूसरे अनुशासन हैं, जैसे राजनीति है, अर्थशास्त्र है, वित्त शास्त्र है, ये जो फील्ड्स अलग अलग हमारे सामने दिखाई देते हैं, लॉ का फील्ड है, विधि का फील्ड है, इन सब में हम देखते हैं कि भाषा के अनुप्रयोग के माध्यम से बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। अब प्रश्न ये कि भाषा के ये समस्त जो रूप हैं, उनका भाषा विज्ञान से भी एक संबंध है। और भाषा विज्ञान, जैसा कि हम जानते हैं, शीर्षक से ही स्पष्ट है कि किसी भी भाषा के वैज्ञानिक पद्धति से किए गए अध्ययन को हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत विचार करते हैं, क्योंकि भाषा के कई लेवल्स, कई स्तर होते हैं। वो ध्वनि के स्तर पर हम उसका मूल्यांकन, उसका परीक्षण करते हैं। व्याकरण के स्तर पर हम, या व्यवस्था और संरचना के स्तर पर हम उसकी परख करते हैं, पहचान करते हैं। रूप के स्तर पर भी हम उसको देखते हैं और देखना चाहते हैं। और फिर इसी तरह भाषा के जो अंग हैं, उन समस्त अंगों को भी भाषा विज्ञान के अंतर्गत विवेचना का विषय बनाया जाता है। जैसे शब्द है, तो शब्द की सत्ता क्या है, शब्द के आयाम क्या हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द आयातित भी होते हैं और देशी भी होते हैं, संस्कृतनिष्ठ भी होते हैं, और विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी किसी भाषा के अंतर्गत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उसके बहुत सारे प्रेरक कारण भी होते हैं, उसके बहुत सारे भौगोलिक कारण होते हैं, सांस्कृतिक सामाजिक कारण होते हैं, प्रयोक्ता के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे कारण इसके साथ जुड़े रहते हैं। तो ऐसे समस्त पक्षों का मूल्यांकन जब हम करते हैं और फिर उनके अनुवाद की भी जब हम परिचर्चा करते हैं, तो ये सारे पक्ष हमारे सामने उभर कर आते हैं। ऐसा कहा जाता है और माना भी जाता है, जो कि समुचित भी है, कि अनुवाद भाषा विज्ञान की एक शाखा है। भाषा विज्ञान, जिसको हम लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, उसकी एक ब्रांच के रूप में, उसकी एक शाखा के रूप में अनुवाद को लिया जाता है।
क्योंकि भाषा विज्ञान किसी एक भाषा का वैज्ञानिक पद्धति से विधिवत, विस्तृत, व्यापक और तार्किक अध्ययन करता है। और जो शास्त्र बन जाता है जब भाषा का अध्ययन भाषा शास्त्र के अंतर्गत आता है, तो वहाँ तात्विक विश्लेषण की तरफ हमारा ध्यान जाता है। तो स्वाभाविक है कि अनुवाद भाषा विज्ञान की एक शाखा है, क्योंकि अनुवाद के अंतर्गत भी दो भाषाओं की अपेक्षा अनिवार्यता हो जाती है, और फिर उन दोनों भाषाओं की संरचना के स्तर पर, ध्वनि के स्तर पर, व्याकरण के स्तर पर या प्रयोग के अन्य आयामों के स्तर पर उनकी परख या परीक्षा हमें करनी होती है, और कभी कभी तुलनात्मक अध्ययन भी करना होता है। व्यतिरेकी दृष्टि से स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों को सामने रखकर उसमें साम्य वैषम्य का, शक्ति और सीमाओं का मूल्यांकन भी करना होता है। तो ये जो पक्ष हैं मित्रों, ये इस दृष्टि से इस बात की ओर इंगित करते हैं कि भाषा विज्ञान का अनुवाद के साथ और अनुवाद का भाषा विज्ञान के साथ एक प्रगाढ़ संबंध है, अभिन्न संबंध है, और दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में प्रविष्ट भी होते हैं। इसलिए इस पर विस्तार से चर्चा आज हम करना चाहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अनुवाद में दो भाषाओं की आवश्यकता होती है। एक भाषा जिसको हम स्रोत भाषा कहते हैं, और स्रोत भाषा के लिए अंग्रेजी में सोर्स लैंग्वेज टर्म का पारिभाषिक या अवधारणात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है। और दूसरी भाषा लक्ष्य भाषा होती है, जिसको हम टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। जिस भाषा से हम अनुवाद कर रहे हैं वह स्रोत भाषा है, जिस भाषा में हम अनुवाद कर रहे हैं वह लक्ष्य भाषा है। मान लीजिए हम अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं, तो अंग्रेजी स्रोत भाषा होगी और हिंदी लक्ष्य भाषा होगी। इसलिए एक भाषा यानी सोर्स लैंग्वेज से उसकी सामग्री को, उसमें व्यक्त किए गए कथ्य को, विधा को, और वो कुछ भी हो सकता है, वो कार्यालयी सामग्री हो सकती है, वो मीडिया अखबार की या रेडियो की या टेलीविज़न की कोई सामग्री हो सकती है, वो विज्ञापन भी हो सकता है, वो सिनेमाई सामग्री भी हो सकती है, वो कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण आदि इनमें से भी कुछ हो सकता है। तो किसी मूल भाषा में, स्रोत भाषा में व्यक्त की गई सामग्री को, कथ्य को, कथानक को, विचार को जब हम किसी दूसरी यानी लक्ष्य भाषा में, टारगेट लैंग्वेज में अंतरित करने की प्रक्रिया से जुड़ते हैं और यथासंभव मूलवत रखते हुए, यथासंभव लक्ष्य भाषा में अंतरित करते हुए उस सामग्री को जैसी वह स्रोत भाषा में व्यक्त की गई है यथासंभव उसी रूप में, उसी तरह मूलवत रखते हुए हम एक जिसको ट्रांसलेशन में थ्योरी ऑफ इक्वलेंस कहा गया, समता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, तो इस सिद्धांत को भी केंद्र में रखकर हम जब इस प्रक्रिया से जुड़ते हैं और इस प्रविधि को संपूर्ण करने के बाद जो परिणाम हासिल करते हैं उसको हम अनुवाद कहते हैं। तो और बहुत सारे वैशिष्ट्यगत परिप्रेक्ष्य इसके साथ जुड़ते हैं, क्योंकि केवल स्रोत भाषा के कथ्य को लक्ष्य भाषा में अंतरित करना अनुवाद नहीं है, उसके साथ समतुल्यता का मुद्दा भी जुड़ा है। फिर ये समतुल्यता के भी कई स्तर हो जाते हैं, किस किस स्तर पर समतुल्यता का ध्यान रखना है। और बहुत बार अनुवाद्यता वाली स्थिति भी आ जाती है कि एक भाषा के कथ्य को, सोर्स लैंग्वेज के कथ्य को टारगेट लैंग्वेज के कथ्य में अंतरित करते हुए हमें ऐसा लगता है कि हम यह अंतरण प्रक्रिया पूरी कर ही नहीं पा रहे। कोई शब्द विशेष, कोई अवधारणा विशेष वो संस्कृति से, सभ्यता से, समाज से
धर्म से, जाति से, किसी से जुड़ी हुई शब्दावली हो सकती है, उसको हम किसी दूसरी यानी लक्ष्य भाषा में जब ले जाना चाहते हैं तो हमें लगता है कि मूल की अवधारणा का संप्रेषण या अंतरण हो ही नहीं पा रहा, वो कुछ का कुछ हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं भाषा विज्ञान के अंतर्गत फिर हम अनुवाद से जोड़कर उनका अध्ययन करते हैं। इसलिए मित्रों, जो अनुवाद की प्रविधि और प्रक्रिया है वो निश्चित रूप से इस दृष्टि से थोड़ी चुनौती भरी हुई है, लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि दुनिया भर के भाषाओं में उपलब्ध कालजयी साहित्य का एक से एक बेहतर अनुवाद देखने को मिलता है। उन अनुवादों के कारण और उन अनुवादकों के प्रदेय के कारण हम विश्व साहित्य को, भारतीय साहित्य को, भारत की अनेक भाषाओं में लिखे गए साहित्य और सामग्री को पढ़ पाते हैं, जान पाते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अनुवाद तो एक पक्ष है, कभी कभी अनुवाद से अनुवाद भी होता है, यानी इनडायरेक्ट ट्रांसलेशन भी होता है। ये भी भाषा विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन का एक मुद्दा बनता है। जैसे किसी को मान लीजिए फ्रेंच नहीं आती और फ्रेंच की रचना का हमें हिंदी में अनुवाद करना है, लेकिन शर्त तो यह है कि फ्रेंच भी आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए। अब फ्रेंच आती नहीं है, अंग्रेजी आती है, और उस फ्रेंच की रचना का अंग्रेजी में अनुवाद उपलब्ध है, तो हिंदी में अनुवाद करने की इच्छा रखने वाला अनुवादक फिर उसे हिंदी में अंग्रेजी से ट्रांसलेट करेगा। इस तरह की संभावनाएं भी होती हैं, क्योंकि ऐसे बहुत बड़ी बड़ी चर्चित और नामित रचनाएं, जो बड़ी मान्य रचनाएं हैं, उनके अनुवाद हमें इस रूप में अनुवाद से अनुवाद के रूप में भी देखने को मिलते हैं। जैसे हरिवंश राय बच्चन ने ही जो मधुशाला हमें दी, जो रुबाइयात उमर खय्याम, जो फारसी की रचना है उमर खय्याम की, उसका अंग्रेज़ी में अनुवाद हुआ था। बच्चन को फारसी नहीं आती थी, तो हरिवंश राय बच्चन बहुत बड़े कवि हैं, बहुत सारी भाषाएं भी जानते हैं, बड़े नामी गिरामी भाषाविद हैं, गद्यकार, पद्यकार, लेकिन फारसी नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ी की उस अनुदित रचना को, जो फिट्जराल्ड ने ट्रांसलेट किया था, उसको पढ़ा और उससे प्रभावित होकर उन्होंने फिर उसे हिंदी में लिखा। तो अनुवाद में भाषा विज्ञान की जो भूमिका है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, ये हमें जानना चाहिए। जब अनुवादक अनुवाद का यह कार्य करता है तो उसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि कम से कम द्विभाषी ज्ञान उसके पास जरूर हो। बायलिंगुअल जो नॉलेज है, सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज, जिस भाषा से और जिस भाषा में अनुवाद करना है वो दोनों भाषाएं उसको आती हों। अपेक्षा तो है दोनों पर आधिकारिक ज्ञान हो, लेकिन समझौता हम कर लेते हैं कभी कभी कि जिस भाषा में अनुवाद करना है, यानी जो टारगेट लैंग्वेज है, उस पर आधिकारिक ज्ञान तो अनिवार्यतः होना ही चाहिए, और सोर्स लैंग्वेज में कार्य साधक ज्ञान भी अपेक्षित है। अगर इतना भी ज्ञान न हो कि सोर्स लैंग्वेज में कहे गए कथ्य को हम आत्मसात ही ना कर पाएँ, समझ ही ना पाएँ, तो फिर टारगेट लैंग्वेज में उसका अंतरण विधिवत प्रामाणिक रूप से नहीं कर पाते। तो उसका द्विभाषी होना आवश्यक है। यूँ अपेक्षा यह भी है कि अनुवादक मल्टीलिंगुअल हो, बहुभाषाविद हो, बहुत सारी भाषाएं जानता हो, उसका ज्ञाता हो, तो वह सोने में सुहागा है। क्योंकि अनुवादक को यह स्पष्ट और सुनिश्चित नहीं होता कि किस भाषा से किस भाषा में अनुवाद करना है, किस भाषा की सामग्री का इनडायरेक्ट ट्रांसलेशन भी करना है, और कभी कभी किन किन अनुशासनों का अनुवाद करना है। बहुत सारे विधाएं हैं, क्षेत्र हैं, उन विधाओं और क्षेत्रों के ट्रांसलेशन के तहत अगर बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है तो निश्चित उसको बहुत मदद मिलती है। और वर्तमान जो युग है, धीरे धीरे
जब हम मशीन जीवी हो रहे हैं, कंप्यूटर जीवी हो रहे हैं, तो कंप्यूटर में इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के प्रोग्राम विकसित हो रहे हैं। लगातार हम गतिशील हैं इस दिशा में। सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं बहुत तेज़ी से बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रही हैं कि हम किसी एक भाषा के टेक्स्ट को, यानी सोर्स लैंग्वेज के पाठ को हम कंप्यूटर में फीड करते हैं, उसकी मेमोरी में हम उसे डाल देते हैं और फिर कमांड से कंप्यूटर उसे मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन में बदल देता है। हम अपेक्षा अनुसार कंप्यूटर से अपनी वांछित भाषा में उस अनुदित सामग्री को हासिल कर सकते हैं। इस तरह के कार्यक्रम भी, प्रोग्राम भी विकसित हो चुके हैं। इसका मतलब है कि अनेक लक्ष्य भाषाओं में एक सोर्स भाषा के टेक्स्ट को हम बदल भी सकते हैं, हासिल भी कर सकते हैं और उसका लाभ भी उठा सकते हैं। इस तरह की संभावनाएं भी आज के समाज में बन गई हैं। कहीं थोड़ी बहुत सीमाएं हैं, कुछ समस्याएं हैं, उनका निदान भी धीरे धीरे चल रहा है और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि मशीन इस दिशा में बहुत रचनात्मक कार्य करेगी, क्योंकि जो मल्टीलिंगुअल कंट्रीज़ हैं, जो बहुभाषा भाषी समाज और देश हैं, उनके लिए ये वरदान है। हमारी संसद में अनेक भाषाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, वो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग भाषाओं से वहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं। तो स्वाभाविक है कि वो चाहेंगे कि उस टेक्स्ट को वो अपनी भाषा में आत्मसात करें, पढ़ें, समझें और फिर उसी के तहत उस पर आगे डिबेट हो, चर्चा परिचर्चा हो, प्रश्नावली उत्तर माला हो, आदि आदि। तो स्वाभाविक है कि मशीन इस दिशा में इंस्ट्रूमेंटल जो डेवलपमेंट है उसमें भाषा और मशीन के अंतर संबंधों को लेकर बहुत सारी संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही हैं और उनके उस योगदान को हम नतमस्तक होकर स्वीकार करते भी हैं। अब यह भी संभव है कि केवल स्रोत भाषा से ही नहीं, लक्ष्य भाषा में जो अनुवाद होता है उस अनुवाद से फिर आगे किसी तीसरी भाषा में, चौथी भाषा में, पांचवी भाषा में भी अनुवाद हो जाए। अर्थात अनुवाद से अनुवाद का सिलसिला भी मशीन द्वारा अब संभव बनाया जा रहा है। इस तरह हम देख सकते हैं कि भाषा का, भाषा विज्ञान का और अनुवाद का ये जो संबंध है, ये जो रिश्ता है, ये बड़ा घनिष्ठ और आत्मीय रिश्ता है। ये अभिन्न सा रिश्ता है, इनको अलग करके हम नहीं देख सकते। जब हम बात भाषा को शास्त्रीय दृष्टि से जोड़कर करना चाहते हैं तो वह भाषा शास्त्र बन जाता है। भाषा शास्त्र के बारे में हम जब अवधारणात्मक परिचर्चा करते हैं तो कहते हैं ऐसा शास्त्र जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा का, देश की या विदेश की, तात्विक विश्लेषण करते हैं। भाषा के अलग अलग तत्व हैं और एक एक तत्व को लेकर, व्याकरणिक एक एक अंग को लेकर हम जब उसका विधिवत, विवेचनात्मक, विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं तो उस तात्विक विश्लेषण या अध्ययन को हम भाषा शास्त्र के अंतर्गत रखते हैं। इसमें हम भाषा के अंगों, उपांगों का, अंग भी और उपांग भी, भाषा के बहुत सारे अंग हैं, फिर उन अंगों के भी आगे और उप अंग हैं। उन अंगों उपांगों का अध्ययन हम करते हैं। जैसे ध्वनि एक अंग है, ध्वनि ग्राम जिसको हम स्वनिम कहते हैं, वह भी एक अंग है। ध्वनि गुच्छ हैं, ध्वनि संयोग है, ध्वनि प्रक्रियाएं हैं, अक्षरात्मक स्वरूप है, रूपात्मक विश्लेषण भी है भाषा का, वाक्यात्मक संरचनात्मक अध्ययन भी है भाषा का। इन सब का विश्लेषण और विवरण जब हम एक दृष्टि विशेष से करते हैं तो वह भाषा शास्त्रीय अध्ययन कहलाता है। इसके संबंध को भी हम अनुवाद से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि किसी भी एक भाषा की अपनी एक व्याकरणिक व्यवस्था होती है, अपनी एक शब्द संपदा होती है,
शब्दों के साथ जुड़ी हुई अपनी एक परिवेशगत, समाजगत, संस्कृतिगत अवधारणा भी होती है। जो प्रयोक्ता है भाषा का, वो उस अवधारणा विशेष के संदर्भ में ही उन अंगों उपांगों को देखता है। उसके उस परिकल्पना से बाहर के अर्थ वो उन्हें ग्रहण नहीं करता, कर भी नहीं पाता। इसलिए हम भाषा विज्ञान और भाषा शास्त्र को एक दूसरे से संबद्ध पाते हुए अनुवाद के परिप्रेक्ष्य में जब इनके संबंधों को देखने का यत्न करते हैं तो हम ये भी पाते हैं कि इनका एक ऐतिहासिक रूप भी है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि में एक ऐतिहासिक भाषा वैज्ञानिक दृष्टि भी आ जाती है। और फिर तुलनात्मक भाषा वैज्ञानिक दृष्टि भी है। कंपैरेटिव स्टडी जिसको हम कहते हैं, भाषा के दो भाषाओं के तुलनात्मक स्तर पर साम्य वैषम्य का अध्ययन करते हुए कि इसकी संज्ञा एक्स की, यानी स्रोत भाषा की और लक्ष्य भाषा की संज्ञा में क्या अंतर है, सर्वनाम में क्या अंतर है, विशेषण में क्या अंतर है, क्रिया में क्या अंतर है, क्रिया विशेषण में क्या अंतर है, ध्वनि का क्या अंतर है, वर्तनी का क्या अंतर है, उच्चारण के स्तर पर। तो ऐसे बहुत सारे पक्ष हमारे सामने आ जाते हैं। इस तरह एक शाखा तुलनात्मक भाषा विज्ञान भी बनती है। और इस तुलनात्मक भाषा विज्ञान या भाषा शास्त्र के अंतर्गत हम ऐतिहासिक और विवरणात्मक दोनों दृष्टियों से तुलना करते हैं। दोनों को आमने सामने रखकर स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, उनके ऐतिहासिक आयामों पर, परिप्रेक्ष्य पर, यात्रा पर, इसी तरह विवरणात्मकता पर। और फिर विवरणात्मक भाषा शास्त्रीय दृष्टि के अंतर्गत हम ध्वनि प्रक्रिया को, व्याकरणिक व्यवस्था को, संरचनात्मक और वाक्यात्मक रचना व्यवस्था को, और इन दोनों को जोड़ने वाले रूप स्वनियात्मक, इस तरह के तमाम पक्षों को भी हम इसके अंतर्गत देखने का यत्न करते हैं। क्योंकि अनुवाद करते हुए अनुवादक को इस पूरी अनुवाद प्रक्रिया में भाषा के इन तमाम पक्षों और आयामों को जान लेना आवश्यक हो जाता है। वह स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों के इन समस्त आयामों और मुद्दों को, पक्षों को यदि विधिवत अध्ययन करके नहीं जान पाता तो फिर अनुवाद की प्रक्रिया में बाधाएं आती हैं। इसलिए मित्रों, जो ध्वनि का पक्ष है, क्योंकि भाषा जब फोनेटिक हो जाती है तो उसमें उच्चारण को लेकर, प्रयोग को लेकर बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जिन शब्द समूहों आदि का भाषा में अनुवाद हो ही नहीं सकता, वो प्रॉपर नाउन्स अगर हो सकते हैं, वो शोध की गई वस्तुओं पदार्थों के नामकरण भी हो सकते हैं, स्थानों के, व्यक्तियों के, वस्तुओं के, पदार्थों के नाम भी हो सकते हैं। देश विदेश की ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे संदर्भ हमारे सामने आते हैं जो अनट्रांसेबल हैं, जिनका अनुवाद हो ही नहीं सकता। यदि अनुवाद हम करते हैं तो उसकी या तो अवधारणा खंडित हो जाती है, वह जो पारिभाषिक रूप है उस शब्द के साथ जुड़ा हुआ, वो उसमें अंतरित हो ही नहीं सकता। इसलिए वो कठिनाई आती है। तो उनका रूपांतरण हम यथावत उसी रूप में, जिसको हम लिप्यंतरण भी कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, उस रूप में भी करते हैं। जो व्याकरणात्मक पक्ष है, व्याकरण विषयक या संबद्ध जो पक्ष हैं, उनके अंतर्गत हम जब रूपात्मकता की दृष्टि से बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जिसको हम रूप विज्ञान भाषा का जो है उसके अंतर्गत विशेष रूप से देखते हैं, तो धातु की दृष्टि से, क्योंकि शब्द जो हैं वो धातुजन्य होते हैं। मूल धातु क्या है? जैसे अनुवाद शब्द में वद धातु है और वो संस्कृत की है। वद का अर्थ होता है कहना। तो अगर ये वद धातु का हम बोध नहीं रखेंगे, जानकारी नहीं रखेंगे, तो शब्द की संरचना से हम नहीं जुड़ पाएंगे। वो कैसे बना, अनु क्या है, वाद क्या है, वद क्या है, इनके अर्थ क्या हैं, फिर इनका योग कैसे होता है, फिर योग से इनका अर्थ क्या हमारे सामने निकल कर आता है। तो धातु उस दृष्टि से
रूपात्मक अध्ययन के अंतर्गत भाषा के महत्वपूर्ण हैं। फिर भाषा में जब शब्द निर्माण होता है तो हम देखते हैं कि कुछ शब्द प्रत्यय और कुछ उपसर्ग आदि की सहायता से, मदद से भी बनते हैं। जो प्रत्यय हैं और उपसर्ग हैं, जिनको हम सफिक्स और प्रीफिक्स के रूप में देखते हैं, जो पहले लगता है शब्द के वो उपसर्ग है और जो बाद में लगता है वो प्रत्यय है। तो उपसर्गों और प्रत्ययों के योग से भी शब्दों का निर्माण होता है, उनकी संरचना बनती है। इसके अंतर्गत हम उसका भी अध्ययन विधिवत करते हैं। और क्रम क्या है भाषा में? जब हम वैयाकरणिक व्यवस्था के तहत वाक्य विन्यास तैयार करते हैं तो उसमें पद क्या होता है, पदबंध क्या होता है, फिर कर्ता कहाँ होगा, कर्म कहाँ होगा, क्रिया कहाँ होगी, इसकी भी पूरी एक व्यवस्था है। क्योंकि जैसे ही हम इस व्यवस्था को बदलते हैं तो अर्थ कुछ और हो जाता है, वो सामान्य अर्थ नहीं रहता। कहाँ अनुतान होगा, कहाँ बलाघात होगा, उनके प्रयोग से जो शब्द और पदबंध आदि हैं, वाक्य आदि हैं, उनका अर्थ कैसे बदलता है। इस तरह से हम क्रम पर भी इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। शब्द और उसकी रचना प्रक्रिया, व्युत्पत्ति क्या है, शब्द बना कैसे है, उसकी पूरी यात्रा क्या है, उसका रूट क्या है, उसकी संबद्धता क्या है, ये सारे पक्ष भी उसके अंतर्गत हम समाहित कर लेते हैं। और जो वाक्यात्मक पक्ष होता है भाषा विज्ञान का, जो व्याकरणिक व्यवस्था के अंतर्गत वाक्य एक बड़ी इकाई है, शब्द एक छोटी इकाई है, फिर अक्षर उससे भी छोटी इकाई है। तो जब हम इस पर विचार करते हैं वाक्यात्मक दृष्टि से, तो फिर फ्रेज जिसको हम कहते हैं, यानी पदबंध, वो क्या है, वाक्यांश क्या है, क्योंकि कई अंशों से वाक्य बनता है, वाक्य के भी कई अंश होते हैं, तो वाक्यांश क्या है, फिर कितने वाक्यांश होते हैं, फिर उन वाक्यांशों को मिलाते हैं तो वो वाक्य कैसे बन जाता है, इस सब का भी। फिर उपवाक्य इसमें कौन सा है, और फिर संपूर्ण वाक्य इसमें कैसे बना है, उस पूरे वाक्य में जो व्यवस्था काम कर रही है व्याकरण की, वो क्या काम कर रही है। इस तरह से हम सारे पक्षों को इसके अंतर्गत समाहित करते हुए चलते हैं, और ये प्रोक्ति विश्लेषण के अंतर्गत ये सारी चीज़ें समाहित हो जाती हैं। तो हम देख सकते हैं कि रूप की दृष्टि से, रूप स्वनियात्मकता की दृष्टि से, भाषा के ध्वनि प्रक्रियात्मक और वैयाकरणात्मक, इन स्वरूपों को जब हम एक सूत्र में बांधकर भाषा और अनुवाद के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हैं तो ये भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। मैं समझता हूँ कि भाषा विज्ञान और अनुवाद का जो प्राथमिक अंतः संबंध है उस पर हमने आज चर्चा की। अब हम इस विषय के दूसरे आगे के हिस्से पर आगे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं भाषा विज्ञान, भाषा शास्त्र और अनुवाद के अंतर्गत इनके संबंधों को ध्यान में रखते हुए इनके जो अंग उपांग हैं उनका अनुवाद में क्या स्वरूप रहता है। अनुवाद करते हुए इस तरह की संभावनाओं और समस्याओं को हम किस तरह से लेते या लेना चाहते हैं। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा विज्ञान, भाषा शास्त्र और अनुवाद इनका जब संबंध देखते हैं तो भाषा के जो अंग उपांग हैं उनमें बहुत सारी जो जानकारियां हैं, बहुत उससे संबंधित जो ज्ञान है वो अनुवादक के लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अनुवादक को यदि यह ज्ञात नहीं होगा कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, धातु क्या होती है, व्याकरणिक व्यवस्था क्या होती है, शब्दों के कितने रूप होते हैं, फिर तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं, या इसी प्रकार से उर्दू, अरबी, फारसी आदि के शब्द कहाँ से और कैसे हमने लिए, उनका स्वरूप क्या होता है, इनकी अनुवाद में प्रयोग धर्मिता किस तरह से और कितनी स्वीकृत होती है। ऐसे न जाने कितने पक्ष हमारे सामने उभर कर आते हैं जिनको निश्चित रूप से हम भाषा विज्ञान और भाषा शास्त्र के अंतर्गत देखते हैं। हम जैसा कि जानते हैं कि जो अनुवादक होता है या अनुवादविद होता है उससे अपेक्षाएं होती हैं कि उसे इन सारे आयामों की गहन जानकारी अर्जित कर लेनी चाहिए। एक तरह से ये ट्रेनिंग है उसकी, ये प्रशिक्षण है उसका, और उससे ये अपेक्षाएं हैं। अगर अनुवादक के पास मान लीजिए एक बहुत समृद्ध शब्द संपदा नहीं होगी तो वो अच्छा अनुवादक नहीं हो पाएगा। अनुवादक के पास अनुवाद की प्रविधि और प्रक्रिया जो कि विषय और अनुशासन सापेक्ष भी होती है, विधि के अनुवाद की, मीडिया के अनुवाद की, साहित्य के अनुवाद की, कविता के अनुवाद की, विज्ञान के अनुवाद की प्रविधि तो थोड़ी बदलती है। तो उस प्रविधि और प्रक्रिया का बोध और साथ साथ भाषा के इन अंगों उपांगों का बोध यह भी उसके लिए ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि भाषा और भाषा विज्ञान का अच्छा ज्ञाता ही अच्छा अनुवादक बन पाता है, और ये अपेक्षा उससे होती है कि जिन दो भाषाओं के अनुवाद की प्रक्रिया से वो जुड़ रहा है, स्रोत और लक्ष्य भाषा, उनका इन समस्त परिप्रेक्ष्यों और आयामों के साथ ज्ञान उसके पास होना चाहिए। रूप विज्ञान जो भाषा की एक बड़ी ब्रांच, एक शाखा है, उसके अंतर्गत हम जब तक ये नहीं जानेंगे कि कौन सा उपसर्ग कहाँ से आया और किस धातु में लगा और शब्द का निर्माण कैसे हुआ, या किसी शब्द में क्या प्रत्यय है, क्या उपसर्ग है, कौन सी धातु है, फिर इनका योग कैसे होता है, संधि और फिर इनका विच्छेद, ये सारी जानकारी भी उसे होनी चाहिए। तभी वो जान पाता है कि इंजीनियरी शब्द कैसे बन गया। इंजीनियर शब्द तो अंग्रेजी का है, लेकिन हमने इसमें प्रत्यय लगाकर हिंदी का और इंजीनियरी शब्द का प्रयोग भी किया, और इंजीनियरी शब्द अनुवाद करते हुए हिंदी में हम उसका प्रयोग करते हैं और वो मानक है। जैसे ता प्रत्यय लगाने से वोल्ट शब्द अंग्रेजी का है, उसमें हमने हिंदी का ता प्रत्यय लगाया तो वोल्टता शब्द बन गया। अब ये शब्द जो इस तरह से उपसर्गों का या प्रत्ययों का रचनात्मक उपयोग करके बनाए गए, ये शब्द जो जिसको हम CSTT के नाम से जानते हैं, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, जिसको हम वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग भी कहते हैं, उस आयोग ने, जो कि एक भारत सरकार की मानक संस्था है, वह संस्था जब शब्द बनाती है तो शब्द निर्माण के बहुत सारे सिद्धांत भी विकसित करती है। उन सिद्धांतों में उपसर्गों और प्रत्ययों का, धातुओं का उपयोग कैसे हो, कहाँ हम अंग्रेजी शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर शब्द बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, इन सब के भी सिद्धांत उन्होंने विकसित किए हैं। तो अनुवादक को भाषा के अंगों उपांगों की जानकारी
इस दृष्टि से होनी चाहिए कि किस शब्द में कौन सा शब्द मूलतः किस भाषा का है, उसमें लगे हुए उपसर्ग और प्रत्यय किस भाषा के हैं, उस भाषा का उस शब्द के अवधारणात्मक रूप का क्या अर्थ हमारे सामने आता है, इन पर भी हम फिर जानकारी हासिल कर पाते हैं। जो गृहीत शब्द हैं जिनको हमने अन्य भाषाओं से, दूसरी भाषाओं से, दूसरी में स्वदेशी भी दूसरी भाषाएं हो सकती हैं और विदेशी भी हो सकती हैं। बहुत सारे उर्दू के, अरबी के, फारसी के, अंग्रेजी के सैकड़ों शब्द हमने हिंदी में आत्मसात कर लिए हैं, उसी रूप में ग्रहण कर लिए हैं। उसका भी एक सिद्धांत हमने बनाया कि जो लोकप्रिय हो गए, जनप्रिय हो गए, प्रयोग बाहुल्य जिनका सुनिश्चित हो गया, उनको बदलने से या उनका अनुवाद करने से ज़्यादा कठिनाई होगी, तो हमने उनको उसी रूप में यथावत प्रयोग करने की अनुमति दी और वो शब्द आज हिंदी में भी उसी तरह प्रयोग हो रहे हैं। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, गीज़र है, ब्लेड है, बटन है, ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं, टॉर्च है या सेल हैं, ये सब। और ऐसे भी बहुत सारे शब्द हैं जो वैज्ञानिकों के नाम पर अगर उनकी खोज है और उनके नाम पर उसका नामकरण हुआ है तो वो भी है, तो उन्हें भी यथावत हमें ग्रहण करना पड़ा। विधि के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जो मेडिसिन्स के बहुत सारे नाम हैं, उन नामों को हम हिंदी में लाकर बदल नहीं सकते। सेरिडॉन यहाँ भी सेरिडॉन रहेगा, या और दूसरी जो दवाइयाँ हैं जिनमें अनुवाद नहीं कर सकते। तो हम उन गृहीत शब्दों को, जिनको ग्रहण किया गया, यथावत स्वीकार कर लिया गया, उनको भी हम समझ सकते हैं अगर हमारे पास भाषा विज्ञान की पृष्ठभूमि है, भाषा विज्ञान और भाषा शास्त्र की बृहत और विस्तृत जानकारी है। संस्कृत के योग से, अंग्रेजी के योग से बहुत सारे शब्दों का निर्माण हमारे यहाँ हुआ है। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का शब्द है, दोनों को जोड़कर हमने योग करके एक शब्द बना लिया। इसी तरह जैसे वाला एक प्रत्यय है, वाला, चाय वाला, पानी वाला आदि, इस वाला प्रत्यय से हमने अंग्रेजी के शब्दों को जोड़कर भी बहुत सारे शब्द बनाए हैं और आयोग ने उन पर मोहर लगाई है, उन्होंने उन शब्दों का निर्माण भी किया है। जैसे बॉक्स वाला, जैसे कंपटीशन वाला, इस तरह के प्रयोग भी हमें भाषा में देखने को मिलते हैं। तो जब हमें ट्रांसलेशन करना होता है तो अनुवादक को इन सारे आयामों की जानकारी भी होनी चाहिए, अन्यथा उसके लिए एक चुनौती का, एक संकट का सामना करने की स्थिति बन जाती है। इसी प्रकार लिंग और वचन आदि की जानकारी, क्योंकि जैसे हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है, लेकिन संस्कृत में नपुंसक लिंग भी होता है। तो और वचन का प्रयोग भी, एक वचन है कि बहुवचन है, संस्कृत में द्विवचन भी होता है। तो रूप विज्ञान जब तक हम भाषा का नहीं जानते तब तक हम ये सारे पक्ष नहीं जान पाएंगे। जैसे तारा शब्द है या देवता शब्द है, हम देख सकते हैं कि ये दोनों शब्द संस्कृत में और मलयालम में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जबकि हिंदी में ये दोनों शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो इससे एक बात और हमारे सामने स्पष्ट होती है कि जो प्रयोक्ता समुदाय है उसका जो परिवेश है उसको तो वो ध्यान में रखता ही है, लेकिन अगर अनुवाद कर रहे हैं और जिस भाषा के प्रयोक्ता के लिए अनुवाद कर रहे हैं, हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि वो उसे किस लिंग में और किस वचन में ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए अनुवादक से ये अपेक्षा की जाती है कि वह भाषा में लिंग और वचन, इनका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बहुत बार आदर सूचक शब्दों
को भी हम बहुवचन में बदल देते हैं। जैसे पिताजी आए हैं, अब अगर आए हैं का प्रयोग देखें तो ये बहुवचन में भी हो रहा है। बहुत सारे बच्चे आए हैं, बहुत सारे शिक्षक आए हैं, तो वहाँ बहुवचन के साथ प्रयुक्त हो रहा है। लेकिन यहाँ आदर सूचक में माताजी आए हैं, माताजी आई हैं, जब हैं लगाते हैं तो अनुस्वार के साथ बहुवचन में परिवर्तन प्रतीत होता है, लेकिन आदर सूचक में वह एक वचन के साथ भी प्रयुक्त होता है। तो ये समस्त जो पक्ष हैं, इसी प्रकार जैसे हम देखते हैं आत्मा शब्द है, मलयालम और संस्कृत में आत्मा शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में होता है। आत्मा न मरता है न जीता है, ये संस्कृत में हम इसका प्रयोग खूब देखते हैं। लेकिन हिंदी में वह स्त्रीलिंग हो जाती है आत्मा। तो जो भाषा के प्रयोक्ता हैं उनका परिवेश, उनकी भाषिक संस्कृति क्या है, हमें उसको भी ध्यान में रखना होता है, जो कि भाषा वैज्ञानिक इस पूरे विश्लेषण के अंतर्गत बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। देह, शरीर जिसको हम कहते हैं, प्राण, ये मलयालम में जड़ माने जाते हैं, यानी नपुंसक लिंग माने जाते हैं। लेकिन हिंदी में देह स्त्रीलिंग है, देह नश्वर है, देह समाप्त हो जाती है, हो जाता है नहीं, हो जाती है। इसी तरह प्राण पुल्लिंग है हिंदी में, प्राण निकल गए, निकल गया, और प्राण निकल गया प्रयोग सामान्य नहीं है, निकल गए। अब ये भी देखना है कि सम्मान सूचक में तो माताजी, पिताजी, गुरुजी आदि में तो आए हैं का प्रयोग होता है, लेकिन आंसू निकल गए, प्राण निकल गए, आंसू निकल गया, प्राण निकल गया का प्रयोग थोड़ा सामान्य सा प्रतीत नहीं होता। तो इस तरह के प्रयोगों का किसी भाषा विशेष में इस रूप में प्रयोग का प्रयोजन क्या है, कारण क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, प्रयोक्ता का मनोविज्ञान क्या है, ये सारी चीज़ें भी हमें इसमें जाननी होती हैं। और अनुवाद में भाषा विज्ञान की जो सबसे बड़ी शक्ति है, जिसको हम शब्द के रूप में जानते हैं, शब्द भाषा की लघुतम इकाई अक्षर माना जाता है और उस अक्षर से बना है। अक्षर को कहते ही अजमा अक्षर, यानी जो कभी क्षरित ना हो, जो हमेशा रहे, सदैव रहे, कालजयी होता है। इन अक्षरों के योग से जो शब्द बनता है उसको कहते हैं शब्द ब्रह्म होते हैं। शब्द तो ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक होता है, क्योंकि ईश्वर भी आदि और अनंत है, न उसका कोई अनादि और अनंत है, न कोई आरंभ है न कोई अंत है। वो अजन्मा और अमर भी है, इस तरह की बात हम करते हैं। तो शब्द के बारे में भी हम कहते हैं कि अपनी अर्थवत्ता के कारण, अपनी सार्थकता के कारण शब्द भी ब्रह्म रूप होता है। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्म रूप है, ईश्वर रूप है, उसका कोई एक सुनिश्चित रूप नहीं है। उसे किसी एक आकार में, किसी एक संरचना में, किसी एक रूप में बांधकर हम सीमित नहीं कर सकते। वह अलग अलग धर्मों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग रूपों में हमारे सामने आता है, जिसको हम इस सृष्टि का नियामक मानते हैं, संचालक मानते हैं। उसके रूप अनेक हो सकते हैं। इसलिए जैसे भक्त सापेक्ष ईश्वर होता है, ऐसे ही प्रयोक्ता सापेक्ष शब्द भी होता है। एक ही शब्द के ठीक उसी तरह जैसे एक ही ईश्वर के अनेक रूप हैं, ऐसे ही एक ही शब्द के अनेक रूप होते हैं। वो प्रयोग धर्मिता से, संदर्भ धर्मिता से जुड़े होते हैं। कौन सा शब्द कहाँ क्या अर्थ देगा, यह संदर्भ पर निर्भर करेगा। कौन उसमें से क्या अर्थ ग्रहण करेगा, यह ग्राहक पर निर्भर करेगा। इसीलिए तुलसीदास ने
बहुत अच्छी बात कही इस संदर्भ में, जो बहुत कम्युनिकेटिव, बड़ी संप्रेष्य है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो शब्द प्रयोग कवि ने या भाषा के प्रयोक्ता ने किया, लेकिन उसके जो पाठक और श्रोता हैं वो उसका अर्थ अपनी समझ, अपनी शक्ति और अपनी सीमा के अनुकूल करते हैं। यही कारण है कि जब हम किसी कविता का, किसी गद्यात्मक रचना का व्याख्यात्मक विश्लेषण करते हैं या विश्लेषणात्मक व्याख्या उसकी करते हैं, तो वह अर्थ भी व्याख्या कर्ता सापेक्ष होता है। जो व्यक्ति उसे विश्लेषित करता है वो अपनी दृष्टि से करता है, इसलिए सबकी व्याख्या एक सी यथावत नहीं होती। उसमें शब्दों का चयन अलग होता है, वाक्यों का विन्यास अलग होता है, प्रस्तुति करने की पद्धति और प्रविधि अलग हो जाती है, ये उस पर निर्भर करता है। इसलिए जो शब्द है वो वास्तव में बहुत बड़ी ताकत है। और हम कहते भी हैं कि जैसे ईश्वर भक्त सापेक्ष है, ऐसे ही शब्द भाषाविद, भाषा प्रयोक्ता या अनुवादक सापेक्ष भी है। ये अनुवादक पर निर्भर करता है कि कोश में, डिक्शनरी में किसी एक स्रोत भाषा के शब्द के लिए उसे 10 शब्द दिखाई देते हैं विकल्प रूप में, लेकिन वो 10 के 10 यथावत यथारूप पर्याय नहीं होते। उनमें से कहाँ कौन सा शब्द चयनित होगा और कहाँ कौन सा शब्द चयनित नहीं होगा, इसकी समझ अनुवादक के पास होती है, होनी चाहिए। ये भाषा विज्ञान इस बात की हमें शिक्षा देता है कि जब तक वह ऐसा नहीं करेगा तब तक वो ठीक अर्थ ग्रहण नहीं कर पाएगा, और ठीक अर्थ ग्रहण नहीं कर पाएगा तो फिर स्वाभाविक है कि अनुवाद भी ठीक नहीं होगा। अनुवाद ठीक नहीं होगा तो फिर अनुवाद के पाठकों के साथ इनजस्टिस, अन्याय होगा, मूल रचनाकार के साथ अन्याय होगा, और जो अनुवाद का सिद्धांत है, जिस सिद्धांत के तहत अनुवाद करता है, उसके साथ भी अन्याय होगा। ऐसा कहा जाता है कि भाषा जो होती है वो संस्कृति की वाहिका होती है। यानी भाषा जिधर जिधर जब जब चलती है, जैसे जैसे चलती है, वह अपनी आत्मसात की हुई संस्कृति को लेकर आगे बढ़ती है। इसलिए भाषा का जो प्रयोग है, चाहे वो मूल रूप से हो, चाहे वो अनुवाद के साथ हो, वह बहुत मानक, बड़ा शुद्ध, बड़ा सटीक, बड़ा एप्रोप्रिएट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शब्दों की अर्थ छटाएं होती हैं, जिनको हम कहते हैं शेड्स होते, बहुत सारे शेड्स होते। जैसे उदाहरण के तौर पर अंग्रेजी में एक शब्द है वाटर, हिंदी में हमारे पास उसके लिए जल, नीर, पानी, अंबु, तोय, वारी आदि आदि अनेक शब्द उपलब्ध हैं। लेकिन हम किसी भी पर्याय को कहीं भी आंख बंद करके प्रयोग नहीं कर सकते। भले ही ये सब शब्द जल जैसी या पानी जैसी अवधारणा के लिए प्रयुक्त होते हों, लेकिन इनका रूट क्या है, इनके साथ जुड़ी हुई सांस्कृतिक धरोहर या विरासत क्या है, और किस शब्द का प्रयोग कहाँ किया जा सकता है, कहाँ नहीं किया जा सकता। जैसे नाली में पानी बहता है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि नाली में जल बह रहा है। घर में आए हुए मेहमान को हम पानी पिलाते हैं, खाना हम पानी से बनाते हैं, स्नान हम पानी से करते हैं। इसी तरह जो धोने और सफाई करने आदि का काम है पानी से करते हैं। लेकिन वही पानी जब हम बर्तन में मंदिर जाकर भगवान पर अर्पित करने की बात करते हैं
तो फिर वह पानी नहीं रहता, फिर हम वहाँ जल चढ़ाने की अवधारणा से उसे जोड़ देते हैं, जलांजलि हो जाती है। तो भाषा के जो शब्द हैं वो वाक प्रतीक हैं, और प्रतीकों में जो निहित अर्थ होता है वो प्रयोक्ता सापेक्ष होता है, संदर्भ सापेक्ष होता है। क्योंकि जो भाषा के अनेक रूप हमारे सामने हैं, मान लीजिए स्कूल में घंटी बज रही है, तो वो स्कूल में जो घंटी बज रही है, उस घंटी बजने के या पीरियड्स के लिए उसको बजाए जाने के जो अर्थ हैं, वो स्कूल के अंदर जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, जो प्रयोक्ता है, उसके लिए है। स्कूल के बाहर भी यदि कोई उस घंटी को सुन रहा है तो उस प्रतीक का उनके लिए कोई अर्थ नहीं है, वो सुनकर भी उसे अनसुना कर देते हैं। स्कूल के बिल्कुल साथ में अगर कोई रहता ही है, मान लीजिए निवासी है, और वो घंटी रोज सुनता है, तो बच्चे तो घंटी बजने पर क्लासरूम चेंज करते हैं, टीचर क्लासरूम चेंज करते हैं, लेकिन बिल्कुल पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति तो उस घंटी का कोई अर्थ ग्रहण करता नहीं है। तो जो वाक के प्रतीक हैं, भाषा के जो प्रतीक हैं, वो प्रयोक्ता सापेक्ष हैं, समुदाय सापेक्ष हैं। इसलिए ये जो जल है या नीर है या वारी है या अंबु है या तोय है, ये शब्द हैं सब भले ही एक ही अवधारणा के द्योतक, लेकिन प्रयोग धर्मिता के आधार पर इनका स्वरूप, इनकी अवधारणा बदल जाती है। जल के साथ जो पावनता, जो पवित्रता, जो शुद्धता जुड़ी है, वो पानी के साथ उस रूप में नहीं जुड़ी हुई है। गंगा से हम जल लाते हैं, पानी नहीं लाते। महादेवी वर्मा बहुत बड़ी कवित्री हैं हिंदी की, और छायावादी जो 4 कवि हैं उनमें आधार स्तंभों में एक आधार स्तंभ वे भी हैं। गद्य और पद्य पर, संस्कृत, हिंदी पर, अंग्रेजी पर बड़ा आधिकारिक ज्ञान था उनका, बहुत सारी भाषाएं जानती थी। बड़ी गंभीर और प्रबुद्ध कवित्री हिंदी की मानी जाती हैं। उनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। उनकी एक कविता, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। अब अगर ये नीर शब्द हटाकर हम कोई दूसरा पर्याय जल रखें, पानी रखें, वारी रखें, तो कविता का जो एक नैसर्गिक सौंदर्य है वो समाप्त हो जाता है। इसका मतलब है कि ये जो शब्द हैं ये प्रयोग सापेक्ष हैं, संदर्भ सापेक्ष हैं। हमें इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। तो भाषा विज्ञान हमें इसकी जानकारी देता है कि शब्द की सत्ता क्या है, शब्द की ताकत क्या है। स्रोत भाषा के शब्द को लक्ष्य भाषा में ले जाना हो तो समतुल्यता के तहत हमें किन किन पक्षों का ध्यान रखना होता है। कई बार शब्दों के अंतरण, अनुवाद हो भी नहीं पाते हैं, तो हम उन्हें यथावत स्वीकार भी करते हैं। इसी प्रकार हम अंग्रेजी शब्दों के साथ भी देख सकते हैं, जैसे नेचर, तो नेचर के लिए हिंदी में हमने प्रकृति शब्द बनाया। फिर नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद बनाया। फिर नेचुरलाइजेशन, ये देशीकरण है, देशीकरण, नेचुरलाइजेशन। फिर नेचुरली, नेचुरली का मतलब स्वभावतः, सहज रूप में, नेचुरली ऐसा होगा तो स्वाभाविक रूप से ऐसा होगा। फिर नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा है। नेचुरल अफेक्शन, एक नेचुरल अफेक्शन है ऐसा कहते हैं हम, तो सहज स्नेह, इस तरह का प्रयोग किया। नेचुरल इफेक्ट, सहज प्रभाव बना दिया। नेचुरल इंस्टिंक्ट, सहज प्रवृत्ति बता दिया, या वृत्ति भी कह सकते हैं। नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सौंदर्य बना दिया। ये सारे शब्द जो शब्दावली आयोग ने अंग्रेजी के इन अवधारणात्मक शब्दों को सामने रखकर हिंदी में समतुल्य शब्द बनाने का जो रचनात्मक यत्न किया, वो बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा प्रशंसनीय प्रयास है। क्यों? क्योंकि स्रोत भाषा के शब्दों की भावना को, उनके अंतर्गत निहित मूल आत्मा को पकड़ के जो लक्ष्य भाषा में
समतुल्य शब्द बनाया, उसमें उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने का यत्न किया गया। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि बहुत सारे शब्दों के उदाहरण हम ले सकते हैं कि जो शब्द है वो भाषा की एक बड़ी महत्वपूर्ण इकाई है। भाषा विज्ञान शब्दों के बारे में जब विस्तार से विवेचन विश्लेषण करता है तो वह बताता है कि शब्द की संरचना क्या है, इसमें धातु कौन सी है, इसमें उपसर्ग कौन सा है, इसमें प्रत्यय कौन सा है, इसको संधि करके विच्छेद करके हम कैसे देख सकते हैं, इसकी संरचना यदि बनी है तो उसका रूट क्या है, फिर शब्द में जो पृष्ठभूमि है वो संस्कृतनिष्ठ है, वो तत्सम है, या वो देशज है, या वो तद्भव है, या वो आगत है, या वो विदेशी है, आंचलिक है, आदि आदि। इस तरह के तमाम पक्षों का अध्ययन भी फिर हम अनुवाद करते हुए जरूर करते हैं, क्योंकि हमें अगर यह पता होगा कि ये शब्द कहाँ से आया तो हम उसके लिए उसी वजन का, उसी अर्थ छटा का, उतनी ही महत्ता का शब्द चुन पाएंगे। इसलिए अनुवाद हमें शब्द पारखी भी बना देता है, हमें शब्द साधक भी बना देता है। हम शब्दों की साधना करनी सीख जाते हैं। अनुवाद से हमें कोश देखने की कला का, शब्द संपदा हमारी बहुत समृद्ध हो जाती है। हम शब्दों के भंडार की दृष्टि से बड़े संपन्न हो जाते हैं, तब फिर हम अच्छे अनुवादक के रूप में आगे बढ़ पाते हैं। तो इस तरह मित्रों हम देख सकते हैं कि भाषा विज्ञान और भाषा शास्त्र जब अनुवाद के क्षेत्र में हमें ले चलता है तो वो इन तमाम आयामों को, दिशाओं को उजागर करता है। वह यह भी बताता है कि शब्द चाहे अंग्रेज़ी का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे भारतीय भाषाओं का हो या विदेशी भाषाओं का हो, उसका पूरा विस्तृत, व्यापक, संदर्भ सापेक्ष, प्रयोग धर्मिता के साथ ज्ञान अर्जित करके ही हम उसका प्रयोग करते हैं। इसी को हम एप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ द वर्ड इन ट्रांसलेशन, यानी अनुवाद में शब्द का सटीक चयन, संदर्भ सापेक्ष चयन, ये हमें करना आना चाहिए। तो भाषा विज्ञान और अनुवाद के अंतर संबंध को और फिर उसको कैसे प्रयोग में लाया जाए, इसको ध्यान में रखकर आज हमने चर्चा की। मैं समझता हूँ कि हम इन दोनों के संबंधों की जो बहुत घनिष्ठता है उसको अच्छी तरह आज जान पाए होंगे। आज हम इस विषय को यहीं विराम देते हैं और अगली बार फिर हम नए विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर पीसी टंडन साहब को, और यही चाहते हैं कि अगर आप किसी भी विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि हमारी इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आप चाहते हैं कि आप किसी विषय पर जानकारी प्राप्त करें, तो इसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in, और जल्द आप सबसे मुलाकात होगी और अनुवाद इस श्रृंखला के अंतर्गत हम आपके समक्ष और भी सामग्री लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।